की और उसके बाद बात उस बयान पर मचे घमासान की होगी जिससे सूबे में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं और आखिर में बात पाताल फाड़ कर निकली उस धार की होगी जिसके मायने तलाशने में वैज्ञानिक जुटे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और आइए शुरू करते हैं खबर में दम है। उत्कर्ष कोचिंग पर तीसरे दिन भी आयकर विभाग की कार्रवाई जारी रही। जोधपुर में तीसरे दिन चली कार्रवाई में करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट की जानकारी सामने आई है। वैल्यूएशन किस तरह की है, उत्कर्ष फिजिक्स वाला में किस तरह की डील हुई है, तमाम बातें निकलकर सामने आई है। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। रेड जारी, गड़बड़ी भारी। विवादों का उत्कर्ष, क्या निकले निष्कर्ष? स्टूडेंट एग्जाम क्रैक करने का हुनर सीख रहे थे, तभी कुछ ऐसा हुआ कि वे स्तब्ध रह गए। 2 जनवरी भी साल के दूसरे दिन की तरह ही थी। क्लास में स्टूडेंट कामयाबी के गुर सीख रहे थे, तभी उन्हें बाहर निकलने को कहा गया और कोचिंग संस्थान के कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए गए। ऐसा एक नहीं, देश भर के कई सेंटर्स में किया गया। देश का एक नामी गिरामी कोचिंग संस्थान गुरुवार को एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। आयकर की टीम ने दबिश दी। कोचिंग में पढ़ रहे स्टूडेंट्स ने नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि कैंपस में तैनात पुलिसकर्मियों ने जल्द ही छात्रों को भगा दिया, लेकिन आईटी की दबिश से स्टूडेंट्स और उनके अभिभावक परेशान हो गए। यह हाल तब जब संस्थान का सुर्खियों से पुराना नाता रहा। इसके बावजूद क्यों इस कोचिंग संस्थान के प्रति छात्रों में जबरदस्त क्रेज है। 2002 में वजूद में आया उत्कर्ष प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराता है। इंस्टीट्यूट का रिकॉर्ड 100% रहा है। दूसरे संस्थानों की तुलना में कम फीस लेता है। देश भर में ऑनलाइन और ऑफलाइन सेंटर हैं। इसलिए छात्रों में उत्कर्ष का जबरदस्त क्रेज है। यह बताने की जरूरत नहीं कि छात्र कोचिंग संस्थानों के लिए कमाई का जरिया होते हैं, इसलिए संस्थान अधिक से अधिक छात्रों का एडमिशन लेता है। इस बात से बेफिक्र कि उनके पास उन तक पहुंचने वाले छात्रों को पढ़ाने लिखाने की बुनियादी सुविधाएं हैं भी या नहीं। 15 दिसंबर को जयपुर के सेंटर में छात्रों के बेहोश होने की घटना के बाद उत्कर्ष सुर्खियों में आया था। एनजीटी ने घटना का संज्ञान लिया। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित कई दूसरी एजेंसियों से जवाब तलब किया। उस विवाद का साया अभी हटा भी नहीं था कि 4 राज्यों के कुल 17 ठिकानों पर सर्च की कार्रवाई हुई। लाखों रुपए की बेहिसाब नकदी, ज्वेलरी मिलने की खबर है। उत्कर्ष कोचिंग सेंटर पर आयकर विभाग का सर्च ऑपरेशन जारी है। मैं आपको बता दूं, जयपुर, जोधपुर और प्रयागराज के सेंटर्स पर आयकर विभाग द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन अभी तक जारी है। कल देर रात के इन्वेस्टिगेशन में कुछ तथ्य सामने निकलकर जरूर आए हैं। वो मैं आपको बता दूं कि करीब 20 करोड़ रुपए का डिस्काउंट उत्कर्ष कोचिंग क्लासेस के थ्रू बच्चों को दिया जा रहा था, जो 4 साल से कथित तौर पर लगातार दिया जा रहा था। उसके बाद फिजिक्स वाले से 240 करोड़ की डील उत्कर्ष क्लासेस की भी हुई थी। वो तथ्य भी सामने निकल कर आया है इस सर्च ऑपरेशन में। वहीं उत्कर्ष क्लास ने अपना 51% स्टैक जो है फिजिक्स वाले को बेचा था। तो ऐसे में ये कुछ मुख्य बिंदु है जो निकलकर सामने आए हैं। उत्कर्ष क्लासेस और फिजिक्स वाले के बीच हुई डील पर सर्च डील की वैल्यूएशन को लेकर जारी है इन्वेस्टिगेशन। सूत्रों के मुताबिक उत्कर्ष कोचिंग सेंटर के मालिक ने इस संस्थान के संचालन को लेकर फिजिक्स वाले के साथ डील की
50% से ज्यादा शेयर फिजिक्स वाले को दे दिए गए। शर्तों के मुताबिक कुछ महीनों बाद इस कोचिंग संस्थान पर नियंत्रण फिजिक्स वाले का होने वाला है। उत्कर्ष और फिजिक्स वाले के बीच हुई डील में करोड़ों रुपए के अघोषित लेन देन किए जाने की शिकायतें आयकर विभाग को मिली थी। इन्हीं शिकायतों के बाद आयकर विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी की कार्रवाई की। ये कार्रवाई करने का जो मुख्य कारण बताया जा रहा है, उसके पीछे की उत्कर्ष का एक शिकायत जो है आयकर विभाग में किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि उत्कर्ष ने फिजिक्स वाला के साथ एक डील किया था, जिसमें 51% शेयर जो है उत्कर्ष ने अपने बेचे थे और उसकी जो है 1000 करोड़ से भी ऊपर की ये डील बताई जा रही है। उसमें कहीं ना कहीं अनियमितता बरतने की बात सामने आ रही है। हर साल छात्रों को दिया गया 20 करोड़ रुपए का डिस्काउंट भी रडार पर। पिछले 4 साल से कथित तौर पर दिए गए डिस्काउंट का वेरिफिकेशन जारी। गड़बड़ी की आशंका के चलते उत्कर्ष कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर के घर और बैंक अकाउंट की भी तलाशी ली गई। वहां से भारी मात्रा में नकदी और सोना मिलने की जानकारी आई है। हालांकि उस संपत्ति की कुल कीमत रेट पूरी होने के बाद ही पता चल पाएगी। गड़बड़ी को देखते हुए कई एसोसिएट्स के कंप्यूटर और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा उत्कर्ष के डायरेक्टर ने जिन जमीनों में निवेश किया है उसकी भी जांच की जा रही है। 20 साल पहले निर्मल गहलोत ने एक कमरे से जो है एक छोटे से कोचिंग की शुरुआत की थी और जो आज जाकर एक नाम उत्कर्ष जो है पूरे देश भर में वास्तव में उत्कर्ष स्तर पर पहुंचा है और जिसके पीछे इनकी कड़ी मेहनत थी। लेकिन अब यदि अनियमितता बरती गई है तो किस तरह की अनियमितता बरती गई है, कितने रुपए की जो है अनियमितता बरती गई है, ये कुछ समय बाद जब इनकम टैक्स की कार्रवाई खत्म हो जाएगी उसके बाद सामने आएगा। लेकिन फिलहाल कार्रवाई जारी है। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। सियासत में बिटवीन द लाइंस की बड़ी अहमियत होती है। राजनीति की अच्छी समझ का दावा करने वाले भी कभी कभी बयान के मायने निकालने में चूक जाते हैं और इस हफ्ते भी ऐसा ही हुआ। बीजेपी प्रदेश प्रभारी का पेड़ वाला बयान खासा घमासान मचा गया। देखते हैं क्या क्या हुआ। पुराने पेड़, सूखे पेड़ गिरेंगे, नए पत्ते उभरेंगे, जवान टीम बनेगी। पेड़ वाला बयान मच गया घमासान। फेरबदल की चर्चाओं पर लग गया विराम। बयान समझने में हुई चूक। तथ्य को प्रकट कर गया कथ्य। एक हल्की सी सुगबुगाहट ने राजस्थान में सियासी हलचल को काफी हवा दे दी। राजस्थान में जैसे ही मंत्रिमंडल के विस्तार की सुगबुगाहट सामने आई तो राजस्थान में सियासी गलियारों के अंदर गहमा गहमी बढ़ गई। कुछ मंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए तो कुछ विधायक मंत्री की कुर्सी पाने के लिए कवायद में जुट गए। लेकिन इन तमाम खबरों के ऊपर जब जाकर के विराम लगा, जब ये खबर आई कि मंत्रिमंडल का विस्तार अभी नहीं हो रहा है, सवाल मंत्रिमंडल पे आता है कि संगठन से ही सरकार बनती है। सरकार से संगठन कभी नहीं बना, संगठन से सरकार बनी है। 6 सीटें वैकेंट चल रही है, परफॉर्मेंस 1 साल की देख रहे हैं। देखिए, 2 चीजें मैं कहूंगा। मैं तो आया ही संगठन पर्व के लिए हूं, सरकार के लिए तो मैं आया नहीं। और हमारे संगठन का नियम है कि हम 6 साल के बाद किसी को न तो मंडल अध्यक्ष, न जिला अध्यक्ष, न प्रदेश अध्यक्ष, न राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने देते हैं। तो हर 6 साल बाद हमारे यहाँ नए कोपलें फूट के आती हैं। मंत्रिमंडल के नियमों में ये कहीं नहीं लिखा है कि न्यूनतम 15% मंत्री होंगे। ये लिखा है कि अधिकतम 15% होंगे। अधिकतम 15% की सीमा कांग्रेसी भ्रष्टाचार के नाते आई थी। सारे के सारे लोग मंत्री बना दिए जाते थे। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार नहीं है जहां कुर्सी बचाने के लिए खाची खाची भर मंत्री बनाए जाते थे। कुर्सी बचाने के लिए जिस विधायक को चाहा उसको मंत्री बना दिया। मैंने आपसे कहा कि एक जमाना था जब 2 सांसद थे हमारे, तो क्या हम राजनीतिक दल नहीं थे? उस समय भी हमको 22-23% वोट मिला था। हमारी राजनीति कार्यकर्ता आधारित और विचार आधारित संगठन की राजनीति है, सत्ता आधारित राजनीति नहीं है। इसलिए मैं आपको सत्ता के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं दे सकता। आपको इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए। आपकी मुलाकात हुई होगी उसमें कहीं चर्चा में?
हमारी अक्सर मुलाकात होती है, हम यहाँ आते हैं तो होती है, हम दिल्ली जाते हैं वो दिल्ली जाते हैं तो होती है, जरूरत होती है हम टेलीफोन पे बात करते हैं। लेकिन सरकार का मूल्यांकन मुख्यमंत्री को करना होगा, मंत्रियों का नेतृत्व तो वो करते हैं और वो कर रहे होंगे। जब जैसा महसूस करेंगे वो केंद्रीय इकाई से बात करेंगे। अभी तो उन्होंने कोई ऐसी बातचीत नहीं की है। राधा मोहन अग्रवाल ने कहा कि मंत्रिमंडल फेरबदल का फैसला मुख्यमंत्री का अपना होता है। लगेगा कि कुछ मंत्री अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें हटाना चाहिए तो वह केंद्रीय संगठन से बात करके उन्हें हटा देंगे। हमारी राजनीति कार्यकर्ता आधारित और विचार आधारित संगठन की राजनीति है, सत्ता आधारित राजनीति नहीं है। इसलिए मैं आपको सत्ता के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं दे सकता। आपको इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए। आपकी मुलाकात हुई होगी उसमें कहीं चर्चा में? हमारी अक्सर मुलाकात होती है, हम यहाँ आते हैं तो होती है, हम दिल्ली जाते हैं वो दिल्ली जाते हैं तो होती है, जरूरत होती है हम टेलीफोन पे बात करते हैं। लेकिन सरकार का मूल्यांकन मुख्यमंत्री को करना होगा। राधा मोहन दास अग्रवाल ने दिल्ली की आप सरकार पर भी निशाना साधा, लेकिन कांग्रेस पर प्रहार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चा शुरू कहां से हुई? दरअसल 31 दिसंबर को जयपुर एयरपोर्ट पर अग्रवाल ने बदलाव को लेकर अपनी राय जाहिर की थी। प्रक्रिया है, पुराने पेड़ सूखे पेड़ गिरेंगे, नए पत्ते उभरेंगे, जवान टीम बनेगी, नए कार्यकर्ता पदों पर होंगे, अनुभवी कार्यकर्ता दायित्वों पर होंगे, नए और पुराने का सम्मेलन होगा, मिलकर के एक मजबूत संगठन बनेगा। अब अग्रवाल ने चाहे जिस संदर्भ में ये बात कही हो, लेकिन इस बयान के जरिए कांग्रेस सरकार को घेरने में जुट गई। भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रदेश की सरकार में कितने मंत्री रखे, किसे मंत्री रखे और या मंत्री पद से हटाए, यह मुख्यमंत्री जी का आउटलुक है और भारतीय जनता पार्टी को निर्णय लेना है। पुराने पेड़ सूखे पेड़ गिरने का बयान से सूबे का सियासी पारा इतना बढ़ गया कि राधा मोहन दास अग्रवाल को अपने कथ्य का तथ्य समझाना सामने आना पड़ा। पुराने दरख्त गिरते हैं तो नए खिलते हैं पेड़, क्या इसका मायने ये प्रकृति का नियम है और आप इस प्रकृति के नियम को बड़ा मानते हैं, मुझे तो आश्चर्य होता है। मैं क्या आज से 50 साल पहले वही राधा मोहन था जो आज हूँ? तो इस प्राकृतिक नियम का आपने राजनीतिक विश्लेषण किया तो ये आपकी समस्या है, मेरी तो है नहीं। मैंने तो एक नियम बताया कि ये संगठन एक सतत चलने वाली थी। क्या मदन राठौर जी के पहले कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं था? मैं इनके सामने कह रहा हूँ कि आज से 5 साल बाद इनके सामने कोई दूसरा प्रदेश अध्यक्ष नहीं होगा? होगा। ये हमारे संगठन की स्थापित प्रक्रिया है। 5 साल 6 साल बाद हम अपने नए लोगों को काम करने का अवसर देते हैं। इसमें कौन सी खबर है मुझे नहीं मालूम। मंत्रिमंडल विस्तार पर राधा मोहन दास अग्रवाल ने भले ही कुछ नहीं कहा हो, लेकिन प्रदेश की सियासत की समझ रखने वाले मानने लगे कि कई मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाकर नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन जी अग्रवाल ने कहा है कि पेड़ पे पुराने पत्ते हटेंगे, नए पत्ते आएंगे, हम युवाओं को मौका देंगे। ये अच्छी बात है कि क्या नाम से किसी भी संगठन के अंदर युवाओं को मौका मिलना चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर राजस्थान के अंदर ये मौका कब मिलेगा? मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं में इसलिए भी दम था कि अभी इसकी गुंजाइश है। नियम के अनुसार कुल विधानसभा सदस्यों के अधिकतम 15% सदस्यों को मंत्री बनाया जा सकता है। इस हिसाब से राजस्थान में 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसे में 6 और नेताओं को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जा सकता है। तो क्या पुराने और सूखे पेड़ गिरने वाले बयान का कोई मतलब नहीं, या इसका मतलब निकालने में चूक हो गई? दरअसल बदलाव की बात संगठनात्मक चुनाव के लिए कही गई थी, जिसके जरिए बीजेपी खुद को मजबूत कर रही है। जानकार मान रहे हैं कि बीजेपी की नजर अगले विधानसभा और लोकसभा चुनावों पर है। मंडल और जिला अध्यक्षों का चुनाव साल 2028 में विधानसभा और 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देख करके किया जा रहा है, जो एक्टिव रह करके काम कर सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। अगर हम आपको कहें कि करोड़ों साल पहले थार
डायनासोर का घर हुआ करता था तो क्या आप मानेंगे? नहीं ना। लेकिन यह कुदरत है जनाब, जो कदम कदम पर चौंकाती है। जैसलमेर के मोहनगढ़ में 28 दिसंबर को जो कुछ हुआ, उसने न सिर्फ वहां के बाशिंदे बल्कि पढ़े लिखे तबके तक को भी हैरान कर दिया, साबित कर दिया कि थार कभी डायनासोर का घर हुआ करता था। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जैसलमेर में पाताल फाड़कर निकली धार। घटना पर क्या कहते हैं जानकार? सरस्वती नदी का दावा दरकिनार, जल स्रोत का रहस्य बरकरार। और माता जी, आपने उनको दर्शन दिया है तो मेरी कोई देवी मां आईनाथ तो सानिया, आप इस पानी को विराम दो। तो आप तो इतना कहने से बिल्कुल पानी एकदम ठप हो गया, अभी बड़ा है। खेत मालिक का दावा है कि कुलदेवी ने उसकी विनती सुनी और जमीन से निकल रहा फव्वारा बंद हो गया। जरा सोचिए, राजस्थान के उस इलाके में सर्दियों में सैलाब, जहां सदियों से पानी की किल्लत रही है, लेकिन यह हुआ कैसे? पूरा मामला समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना होगा। दरअसल जैसलमेर के मोहनगढ़ में 28 दिसंबर को ही एक घटना ने सबको हैरान कर दिया। मोहनगढ़ तहसील के चक 27 बीडी गांव में किसान विक्रम सिंह अपने खेत में ट्यूबवेल खुदवा रहे थे, जब अचानक जमीन से पानी की तेज धारा फूट पड़ी। प्रवाह इतना प्रबल था कि कुछ ही देर में पूरा खेत और आसपास का इलाका लबालब हो गया। घटना तब और गंभीर हो गई जब बोरिंग मशीन और ट्रक भी जमीन के अंदर धंस गए। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत 500 मीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया, लेकिन इलाके के बाशिंदे हैरान थे। इतना पानी कहां से आ गया? क्या यह कुदरत का करम था? 3 दिन तक फव्वारा बहता रहा, खेत तालाब में तब्दील होते रहे। हालत यह हो गई कि कुछ समय पहले तक इस घटना को चमत्कार मानने वाले ग्रामीण अब इसे आफत मानने लगे। हैरानी इस बात की भी थी कि प्रशासन भी वेट एंड वॉच की स्थिति से बाहर नहीं आ पा रहा था। अभी तक कोई प्रशासन पूरी नींद में सूता है और ये 2 मुरबा मेरा जीरा है नाश हो गया, मकान के अंदर पानी आ गया और हमारे खुद के ट्रैक्टरों से इसको ये रेता डाल के कम से कम 5-5 फुट हमने रेता डाला है। अभी तक प्रशासन कोई भी हमारे पास सूद लेने के लिए नहीं आया है। प्रशासन ने घटनास्थल से लोगों को 500 मीटर दूर रहने की अपील की। गांव में पुलिस चौकी बना दी। 3 दिन बाद रात में अचानक बोरवेल से बह रहा पानी बंद हो गया, जिसके बाद न सिर्फ ग्रामीण बल्कि शासन प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। पिछले 3 दिन से काफी ज्यादा तेज बहाव हो रहा था और उसको रोकने के लिए हमने प्रशासन के स्तर पर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में सारे प्रयास किए और जो कुछ भी कर सकते थे हमने किए। विशेषज्ञों की टीम ने बुलाई, उन्होंने अपने सैंपल है वो एकत्रित किए और जांच के लिए वो सैंपल भेजे गए हैं। लेकिन प्रकृति का इसको चमत्कार कहेंगे या जो भी है, या हमारा सौभाग्य कहेंगे, कल रात 10 बजे वो बहाव है वो ऑटोमेटिक बंद हो गया। बोरवेल से निकल रहा पानी बंद हो गया, लेकिन इसे लेकर तमाम तरह के दावे किए जाने लगे थे। एक दावा यह भी किया गया कि यह सरस्वती नदी का पानी है, लेकिन भूजल वैज्ञानिकों ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। भूजल वैज्ञानिक डॉक्टर नारायण दास ने बताया है कि यह घटना भूजल स्तर के असामान्य दबाव का परिणाम हो सकती है। बेसिकली हाइड्रोजियोलॉजी के हिसाब से हम बात करें तो वहाँ पे हमारे जैसलमेर जिले के अंदर अधिकांश जगहों पर कन्फाइंड कंडीशन है, जिसके अंदर ये होता है कि पानी का जो एक्वीफर होता है वो इम्पीरियस लेयर के नीचे दबाव के साथ में, मतलब मोटी इम्पीरियस जो लेयर होती है उनमें दबाव के साथ में नीचे दबा हुआ रहता है। और जैसे ही कर्सर ने उन लेयर को तोड़ते हुए एक्वीफर को टच किया तो अचानक से पानी बड़ी मात्रा में बाहर आना शुरू हो गया था। डॉक्टर ईणखिया ने यह भी संभावना जताई है कि यह पानी सरस्वती नदी के भूगर्भीय अवशेषों से जुड़ा हो सकता है। ईणखिया के मुताबिक बोरवेल का पानी सरस्वती नदी का नहीं हो सकता। सरस्वती नदी का इतिहास 5000 साल पुराना है, जबकि बोरवेल से निकले पानी का इतिहास करीब 60 लाख साल पुराना है।
जो ये पानी मिला उसको सरस्वती नदी से जोड़ना थोड़ा सा उचित नहीं होगा, क्योंकि एक तो इसकी जो गहराई थी वो बहुत ज़्यादा थी, करीब 100-200 मीटर के बाद 225 मीटर पे जा करके ये पानी मिला था। पानी की जो क्वालिटी थी प्रथम दृष्टया बहुत खारी थी, मतलब 5000 से लेकर के 6000 TDS तक हो सकती है। और जो वहाँ पे थिक सेल मिली है, जो मिट्टी मिली है, ऊपर का जो जमाव था वो पूरा बारीक चिकनी मिट्टी का स्टिकी मिली थी, तो मेराइन डिपोजिशन का हो सकता है, फ्रेश वाटर डिपोजिशन नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, सरस्वती नदी का जो उम्र है वो 5 से 10 हज़ार, हमारा जो नदी काल था वो 5000 से 10,000 7,000 साल के बराबर था। लेकिन ये जो पानी जो मिला था वो जिन चट्टानों में मिला था वो टर्सरी काल की थी, वो करीब लाखों साल पुरानी चट्टानें थी। वैज्ञानिकों ने बोरवेल के पानी को सरस्वती नदी का नहीं, समुद्र का प्रमाण माना। कई वैज्ञानिकों का दावा है कि आज से 25 साल पहले जैसलमेर का यह इलाका दुनिया के सबसे विशाल टेथिस सागर का किनारा हुआ करता था। यानी जैसलमेर के इस इलाके में करोड़ों साल पहले ऊंट की जगह फाइटर प्लेन जैसे बड़े पंख वाले डायनासोर रहते थे। इधर आपदा को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने हालात का रिव्यू करने के लिए जलदाय मंत्री को इलाके में भेजा। जलदाय मंत्री ने बोरवेल से निकले पानी और गैस की जांच कराने की बात कही और नुकसान के आकलन के बाद पीड़ित को मदद मुहैया कराने का भी भरोसा दिया। बहरहाल जमीन से निकल रहे पानी के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। यह पीने के लिए कितना उपयोगी होगा ये जांच के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि पानी का स्वाद खारा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा सकती है कि जैसलमेर में आने वाली कैनाल के पानी के साथ मिलाकर इसका उपयोग खेती में किया जा सकता है। ये घटना जैसलमेर जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्र में जल संरक्षण और प्रबंधन की दिशा में नई संभावनाएं खोलती हैं। वैज्ञानिकों और प्रशासन को इस जल स्रोत के स्थायित्व और उपयोगिता का पता लगाने का प्रयास करना होगा, क्योंकि ये घटना न सिर्फ जैसलमेर बल्कि दूसरे सूखे इलाकों के भूजल और जल प्रबंधन के लिए नई दिशाएं खोल सकती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सांवलदान रत्नू की रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल खबर में दम है में अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।